हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल बाबा में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के 4th चैप्टर संधारित्र तथा परावर्तनांक के बारे में। और आज के लेक्चर में हम संधारित्रों के संयोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। संधारित्र को कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, कैसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे कि हमने क्लास 10th में पढ़ के आए हैं प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना, प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना। उसी प्रकार से हम लोग 2 या 3 संधारित्र को जोड़ते हैं जिससे कि हम और ज्यादा आवेश इकट्ठा कर सके, जिसे हम संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। तो ध्यान से आपको पहले समझना होगा। तो पहले यहां पे हम हेडिंग डाल देते हैं संधारित्रों का संयोजन में, संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन। अब जब संयोजन की बात हो रही है तो भाई सबको पता है कि एक से अधिक संधारित्र हमको लेना पड़ेगा। संधारित्रों का संयोजन कब हम करते हैं? संयोजन का मतलब ये, इसको पढ़ने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम एक से ज्यादा संधारित्र को आपस में जोड़ सकते हैं। तो जब हमें संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा तो हमको पता है कि सर श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ते हैं। एक संधारित्र ये हुआ, दूसरा संधारित्र ये हुआ। फिगर इससे बनाता हूं, ब्लैक वाले से ज्यादा क्लियरिटी आएगी फिगर में। ठीक है, ध्यान से देखिए और चीजों को समझिए। चलिए, हमने एक संधारित्र लिया और इस संधारित्र की धारिता जो थी क्या थी? कम स्पेस दीजिए ना तो लगेगा कि ये सब संधारित्र ही है। ये देखिए, ये हमने 3 संधारित्र को ले लिए। हमने 3 संधारित्र को ले लिए क्योंकि हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं ना। श्रेणी क्रम में मतलब बगल के बगल में एक से दूसरा जुड़ते जाएगा। और यहां से हमने एक तार लिया। ये हमने क्या लिया? एक तार लिया जिसे हम पावर पॉइंट भी बोल सकते हैं। ये बिंदु ए है और फिर इसी तार को दूसरे संधारित्र से भी जोड़ दिया। इस संधारित्र की धारिता C1 ले लीजिए, इसकी धारिता C2 ले लीजिए और इसकी धारिता C3 ले लीजिए। हमने इसे दूसरे से भी जोड़ दिया और तीसरे से भी जोड़ दिया और उसके उपरांत हमने इसे पृथ्वी से जोड़ दिया। अभी देखिए, आपको चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी, नहीं क्लियर हो रही होंगी तब भी मैं अभी समझा दूंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने यहां से इस तार से इसको आवेश देना प्रारंभ किया तो हमने इस प्लेट को प्लस क्यू आवेशित किया। जैसे ही हमने इस प्लेट को प्लस क्यू आवेश किया तो ये प्लेट कैसा आवेशित हो गया? माइनस क्यू। अब जैसे ही ये प्लेट माइनस क्यू आवेशित हुआ तो अभी तक हम संधारित्र में पढ़ते आ रहे थे कि यहाँ पे हम दे रहे थे इसको आवेश, ये प्लस क्यू दे रहे थे तो ये सर माइनस आ जा रहा था और इसका जो प्लस आवेश था वो पृथ्वी द्वारा निकल जा रहा था। लेकिन इस स्थिति में तो ऐसा नहीं होता है। इस स्थिति में इसको हम पृथ्वी से जोड़े ही नहीं है। इस स्थिति में हमने क्या नहीं किया है, हम इसको पृथ्वी से तो जोड़े ही नहीं है पहले संधारित्र को। तो क्या होगा सर, ये जो अनावेशित था इस पर जो आकर्षण बल के कारण यहां पर माइनस आ गया और इस पे क्या आ गया? प्लस आ गया। तो इसका ही प्लस आवेश, तो ये प्लस क्यू इस पे दिए थे तो इसी कारण माइनस क्यू आया, तो इसका ही जो प्लस क्यू आवेश है इस पर आ जाएगा। इसका ही प्लस क्यू आवेश किस पे आ गया? इस वाली प्लेट पर आ गया। और फिर वही प्लस क्यू आने के कारण फिर यहां पे माइनस क्यू आ गया। फिर वही चीजें दोहराई गई। अब इस पर जो प्लस क्यू था वो इस प्लेट पे आ जाता है और फिर क्या होता है, फिर जो इसके कारण इस पे आया माइनस क्यू और फिर जो इस पर प्लस क्यू आया वो पृथ्वी के द्वारा खत्म हो गया। वो पृथ्वी के द्वारा खत्म हो गया। इसीलिए किसी भी संधारित्र के संयोजन की बात की जाए या संधारित्र की, उसे पृथ्वी से जोड़ना आवश्यक है। उसे पृथ्वी से जोड़ना आवश्यक है, नहीं तो वो संधारित्र की संरचना ही कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। अब देखिए, सबकी धारिता अलग अलग है तो धारिता विभव इक्वल टू हमने पढ़ा था Q/C। तो सबका विभव अलग अलग होगा क्योंकि सबकी धारिता अलग अलग है। आवेश तो सब में समान है लेकिन धारिता अलग अलग है। तो इनका होगा V1 मान लेते हैं, इसका जो विभव है V1, इसका विभव जो होगा वो V2 होगा और इसका जो विभव होगा वो क्या होगा? V3 होगा। इस बिंदु को हम बिंदु B से सपोज कर देते हैं और इनका टोटल विभव हम मान लेते हैं कि V होगा। इनका टोटल विभव जो होगा V होगा। अब चीजों को अब ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, सब पर आवेश क्या है?
समान है, सब पर आवेश क्या है, समान है, और विभव डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट होता है पहले हम उसको निकाल लेंगे। तो V इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू, पहले इसको लिखेंगे, माना हमने 3 संधारित्र C1 C2, हमने 3 संधारित्र लिए जिनकी धारिता C1 C2 तथा C3 है। उन संधारित्रों को हमने श्रेणी क्रम में एक तार लिया, एक तार के थ्रू हमने तीनों संधारित्र को जोड़ा। जब पहले संधारित्र को प्लस Q आवेश दिया गया तो प्रेरण प्रभाव के कारण संधारित्र की दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश आ गया और उसकी अगले वाले संधारित्र पर उसका प्लस आवेश चला गया। फिर यही प्रक्रिया पुनः होती गई, या आप इसको भी बता सकते हैं, फिर दूसरे प्लस आया, फिर उस पर माइनस आया। ठीक, फिर हम क्या बताएंगे, पहले संधारित्र C1, जिस संधारित्र की धारिता C1 वाले संधारित्र का विभव V1 तथा इसका विभव V2 V3। अगर फिगर भी आप बना देते हैं तो एग्जामिनर समझ जाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा लिख लेंगे और सॉल्व नहीं किए होंगे नंबर नहीं मिलेगा। डिराइवेशन पे नंबर मिलता है, न लिखतांक पे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वो थोड़ा सा कम से कम इतनी दूरी में लिखते हैं, जैसे कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको थोड़ा सा लिख के बताया था तरीके से। चलिए, हमें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे संयोजन, संधारित्र का श्रेणी क्रम में संयोजन, और संयोजन करने पे इसकी जो धारिता आएगी ना, उन धारिता को ज्ञात करना है। संयोजन करने पर क्या धारिता आएगी, तो हमने माना ये जो पूरा संधारित्र था, इनका तीनों को श्रेणी क्रम में संयोजन करने पर जो धारिता मिलेगी वो क्या मिलेगी, C मिलेगी। धारिता क्या मिलेगी, C मिलेगी। तो पहले तो हम V ज्ञात करते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। तो हम फॉर्मूला क्या पढ़े थे, V इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C। V इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C। तो चलिए हम वही चीज़ करते हैं। हमें V1 की अगर बात करें तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर V1 इक्वल टू Q बाई C। तो Q दिया हुआ है और C कितना है, C1। अगर हम V2 की बात करें तो V2 क्या हो जाएगा, संधारित्र दूसरे संधारित्र धारिता, सर जी Q अपॉन में C2। अगर हम V3 की बात करें तो V3 क्या हो जाएगा, सर V3 हो जाएगा हमारा Q अपॉन में C3। अब इसे हम इसे समीकरण 1 में रख देते हैं। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। अब इस विभव V को जो हमने माना था ना, इस विभव V को हम Q इक्वल टू C रख देते हैं, क्योंकि इसका भी आवेश Q ही होगा और इनका टोटल जो धारिता हमने C मानी थी उसे C रख देते हैं, क्योंकि इस V इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C। और हमने क्या मानी थी, माना इनका कुल विभव, C तथा धारिता C है, विभव V तथा धारिता C, क्योंकि हमें यही निकालना है। तो अब क्या हो जाएंगे, यहाँ से हम Q कॉमन ले लेते हैं, सर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 कट कर दीजिए। तो यहाँ से चीज़ें क्या आ जाएंगी, सर 1 बाई C इक्वल टू आ गया 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। अगर अब आप यहाँ पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको क्या पता चल रहा है, सर हमें पता चल रहा है कि इनकी जो धारिता है, इनकी जो अलग अलग धारिता है 1 बाई C और इसका कुल धारिता का संयोजन, सभी तीनों आवेशों को, तीनों संधारित्र को एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनकी जो तुल्य धारिता आएगी वो इतनी आएगी। 1 बाई C इक्वल टू आएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इनकी कुल धारिता कितनी आएगी, इतनी। और इसको आपको देख के याद हो रहा होगा कि ये प्रतिरोध का जस्ट उल्टा है। प्रतिरोध में इतना ही समांतर क्रम में जोड़ने पर आता था। 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4, जितनी भी आप जोड़े। तो ये आप देखेंगे प्रतिरोध के संयोजन का जस्ट उल्टा है। प्रतिरोध के संयोजन का क्या है, जस्ट उल्टा है। प्रतिरोध के संयोजन का जस्ट उल्टा है। ठीक है सर, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई और आपको अगर जोड़ना आ गया श्रेणी क्रम में, तो हम चलेंगे समांतर क्रम में जोड़ना। पहले तो आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना आना चाहिए, और श्रेणी क्रम में अगर आपको जोड़ना आ गया तो हम चलेंगे समांतर क्रम में जोड़ने की ओर। और चलिए हम चलते हैं अब समांतर क्रम में जोड़ने की ओर। हम अब इसको किसमें जोड़ेंगे, अब हम इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में नहीं जोड़ने में भी कोई समस्याएं नहीं है, बस हम उसको कैसे जोड़ते हैं ध्यान दीजिएगा। और
तुल्य विभव आपको तुल्य धारिता निकालना है उसमें भी, और इसमें भी हमने निकाल के दिखा दिया, उसमें भी देखिए उसी प्रकार निकालेंगे। बस चीज़ों को समझ जाएंगे तो बहुत आसानी है। अब श्रेणी की जगह यहाँ पे रेज कर दीजिए और लिख दीजिए समांतर, समांतर क्रम में संयोजन, समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में करेंगे तो क्या करेंगे, समांतर क्रम का सार मतलब बस वही होता है कि सभी संधारित्र को हमें दो बिंदुओं के बीच जोड़ना होगा। तो हमने दो बिंदु ले लिया बी, और सब अलग अलग तार से जुड़े हुए होंगे। लीजिए भाई, हमने यहां पर जोड़ दिया एक संधारित्र को, इस संधारित्र को भी हमने यहां से जोड़ दिया, और हमने इसमें एक और संधारित्र जोड़ दिया। हमने अब देखिए क्या करेंगे, अब जो ये संधारित्र था इस पर जो आवेश था हमने माना क्या है, Q1 है। इस पर आवेश कुछ भी ले लीजिए, आपको Q1 लेना है Q1, Q2 लेना है Q2, जो लेना है ले लीजिए। तो हमने इस पर लिया प्लस Q1, तो इस पर क्या हो जाएगा सर जी, माइनस Q2, प्लस Q1 माइनस Q2। और सर पृथ्वी से नहीं जुड़ा, बहुत सही, इसको हमें पृथ्वी से ऐसे, और इसे किससे जोड़ना होगा, किसी जहां से हम सप्लाई देंगे। तो अब ये जाकर हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, बहुत बढ़िया। इस पर आवेश क्या है Q2, इस पर आवेश क्या है माइनस Q2। इसका देखिए जो धन वाला था उसमें दूसरे प्लेट पे आ रहा था, लेकिन इसका धन वाला कहाँ चला जा रहा है, डायरेक्ट पृथ्वी में चला जा रहा है। ठीक है सर, इस पे था Q3 और इस पे था माइनस Q3, इस पे था प्लस Q3 और इस पे था माइनस Q3। और हम देखें तो दो बिंदुओं के बीच का विभव क्या होता है, समान होता है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव क्या होगा, V ही होगा। तो सभी संधारित्र के बीच का विभव क्या होगा, V ही होगा, क्योंकि विभव होता क्या है। अच्छा, इनका C1 C2 ले लिखिए, C1 लिख लीजिए, C2 लिख लीजिए, C3 लिख लीजिए। हमने पढ़ा होगा कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभव समान होता है। तो ये भी देखिए दो बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं, ये भी दो बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं, ये भी दो बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं। तीनों संधारित्र एक ही दो बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं, अर्थात तीनों का विभव क्या होगा, V ही होगा। तीनों का विभव क्या होगा, V ही होगा। अब देखिए हम यहाँ से करते हैं, हमने माना हम यहाँ पर अब आवेश निकालेंगे। जो आवेश हम निकालेंगे, तीनों संधारित्र का कुल आवेश निकालेंगे। तो माना तीनों संधारित्र का कुल आवेश, तीनों संधारित्र का कुल आवेश क्या है, Q है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q1 प्लस Q2, Q1 क्या हो जाएगा सर जी, Q इक्वल टू होता है CV, तो C1 और V, तो C1 हो जाएगा, Q1 की जगह क्या हो जाएगा C1V, Q2 की जगह सर C2V, Q3 की जगह सर C3V। अब मैंने बोला यहाँ से V कॉमन ले लो, तो Q इक्वल टू V कॉमन लिया तो सर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब हमने एक चीज बोला कि Q इक्वल टू CV होता है, और माना इनका तीनों संधारित्र का माना तीनों संधारित्र का तुल्य धारिता, माना तीनों संधारित्र की तुल्य धारिता क्या है, C है। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम Q की जगह क्या लिख सकते हैं, C अपॉन में भी तो इसके लिए भी समान है, क्योंकि तीनों का कुल विभव क्या है, C ही है। तो V अपॉन में, अरे सॉरी Q अपॉन में CV। तो V इक्वल टू में सर C1 प्लस C2 प्लस C3, सर V से V कट गया, C इक्वल टू आ गया सर C1 प्लस C2 प्लस C3। और यही है तीन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ने उनका क्या है, तुल्य धारिता। और यही श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का संयोजन करने पे आता था। देखिए प्रतिरोध वाले का जस्ट उल्टा है, याद करने का ट्रिक निकालने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन याद करने का ट्रिक क्या है, निकालना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। विभव इसके में भी होता है, पता ही हम लोग को, तो बहुत आसान है। देख सकते हैं आप, C इक्वल टू क्या है, C1 प्लस, याद करने का ट्रिक क्या है, जो प्रतिरोध में होता था श्रेणी क्रम में वो हो जाएगा समांतर में, और जो प्रतिरोध में समांतर में होता था वो हो जाएगा श्रेणी में। मतलब प्रतिरोध का उल्टा कर देंगे तो याद करना हमारे लिए बच्चों का खेल बन जाएगा।
ठीक है, उनका हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा याद करना। अब देखिए, अगर हम बात करें कि समांतर प्लेट संधारित्र, अब हम देखिए ऊर्जा घनत्व के बारे में बात करेंगे। अब ऊर्जा घनत्व क्या होता है, पहले आपको तो ये जानना होगा। पहले आप ये कर लीजिए, इसको कर लीजिए, उसके बाद मैं चर्चा करता हूं। अब ऊर्जा घनत्व की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है। देखिए आयतन से घनत्व मतलब क्या होता है, इसको पहले रेस करता हूँ। हाँ, घनत्व, ऊर्जा घनत्व हम निकालने वाले हैं। तो ऊर्जा घनत्व का मतलब पहले सोचिए आप लोग क्या होता है। सर जी घनत्व, सर जो घना घना होता है, सर जो घना घना होता है। देखिए घना घना का मतलब नहीं, घनत्व मतलब हम आयतन से ही बात कर सकते हैं। सर जी नहीं, आयतन घनत्व, यहाँ पर ऊर्जा घनत्व की बात होती है। घनत्व मतलब क्या सोचते हैं, मतलब घन के टाइप का, मतलब भरा हुआ, जो उसमें घनत्व कितने आसपास पास पार्टिकल भरे उसे घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं संधारित्र आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच वैद्युत ऊर्जा घनत्व। समांतर आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के वैद्युत ऊर्जा घनत्व। हम वैद्युत ऊर्जा घनत्व के बारे में बात करने वाले, कोई भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा, ये चीजें समझेंगे समझ में आ जाएगा। ये क्या है सर जी, इसे तो सर जी ये पृथ्वी है। सर यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, इनके बीच की दूरी डी है, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। याद हो गया सर जी, आपकी तरफ को भी हम भी रट लिए एकदम। सर जी भराठा हो गया, बहुत बढ़िया, यही चाहिए। चलिए अब हमें क्या करना है, तो इनके बीच, सर हमने पूछा इनके बीच धारिता क्या होगी। अरे सर सबसे पहले तो हम यही पढ़े थे, संधारित्र में जब आए थे तो संधारित्र समझने के बाद यही पढ़े थे सर जी, ये होता है कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। और क्योंकि सर यहाँ परावैद्युतांक नहीं है तो सर जी यहाँ से के गैप कर दीजिए, हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। अब हमने पूछा कि इनका जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, तो सर इनकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, अच्छा इनकी धारिता लिख लीजिएगा, संधारित्र की धारिता। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। सर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, सर हो जाएगा U इक्वल टू में हाफ सी वी स्क्वायर। U इक्वल टू में हाफ सी वी स्क्वायर। तो मैंने पूछा क्या यहाँ से C की वैल्यू रख सकते हैं, सर जी आपकी मर्जी, क्यों नहीं रख सकते हैं। पहले ये समझ लीजिए ये क्या होता है, ये होता है आपका ऊर्जा घनत्व को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये U से, और ये होता है U अपॉन में स्मॉल u से करते हैं इसको, ठीक है, स्मॉल u से। ये होता है U अपॉन में A इंटू डी, क्षेत्रफल गुणे में दूरी, यानी कि आयतन। ठीक है, ये क्या होता है, आयतन। ऊर्जा अपॉन में आयतन को ही हम लोग ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो वही चीजें हमें निकालना है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कोई भी चीज निकाले तो पहले पता होना चाहिए ना वो चीजें क्या है। तो हमें ऊर्जा अपॉन में आयतन निकालना है, तो हम यहाँ से क्या रख सकते हैं, ये रख देते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी और वी स्क्वायर। अब हमने पढ़ा था कि सर E इक्वल टू होता है V अपॉन में D, या V इक्वल टू ED होता है। सर आपने ही तो पढ़ाया था और पीछे हमने यूज भी किया। हमने बोला बहुत बढ़िया, इस फॉर्मूले से तो हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। तो हमने लगाया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में D इंटू में E का स्क्वायर इंटू में D का स्क्वायर। तो सर यहाँ पे D का स्क्वायर आ गया और नीचे भी D है, तो D से एक D कट जाएगा। तो हमने बोला बहुत बढ़िया भाई, कट जाएगा तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, काटने दो। फिर आ गया सर जी U इक्वल टू 1/1 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू में D। अब A इंटू में D को बस हम नीचे ला देंगे, E इंटू में U इंटू अपॉन में A इंटू में D हमने ले गया है, तो आ गया सर जी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो यहाँ से चीज़ें क्या आ जाएंगी, यही हमारा होता है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसी को बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। किसका ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का। इसको कहते हैं बच्चों संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। सर चीजें समझ में
आ रही हैं। इसको ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। बहुत बार बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया है, बहुत बार बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया। अच्छा एक चीज़ फिर और, अगर परावैद्युतांक इसके बीच में डाल दे तो क्या हो जाएगा सर, यू इक्वल टू हो जाएगा। आप तो समझदार अब हो गए ना, यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये हो जाएगा। बस जहाँ पे परावैद्युतांक डाले के लगा दीजिए। तो ये इसको कहते थे ऊर्जा घनत्व निकालना, ऊर्जा घनत्व निकालना, ऊर्जा घनत्व निकालना। चलिए अब हम अगर आपको बताएं ना, तो इसी के साथ अब हम अगर बात करें इसी के साथ कि अब इन प्लेटों के बीच कोई बल लगता है। सर इन प्लेटों के बीच क्या कोई बल कार्य करता है? हमने बोला अरे बल कहाँ कार्य करता है? नहीं सर, कोई तो बल कार्य जरूर करता होगा, कोई तो बल कार्य जरूर करता होगा सर। मैंने पूछा क्यों? तो एक बच्चे ने बोला सर ये बताइए कि इन प्लेटों के बीच कोई बल कैसे नहीं कार्य करेगा, जबकि इनके बीच में एक प्लस आवेश है एक माइनस क्यू आवेश है। मैंने बोला भाई बहुत बढ़िया तुमने दिमाग लगाया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो मैंने बोला चलो भाई प्लेटों के बीच बल निकाल देते हैं, संधारित्र की प्लेटों के बीच बल उसने बोला। तो मैंने बोला चलो भाई प्लेटों के बीच बल भी निकाल लेते हैं। संधारित्र की प्लेटों के बीच बल, संधारित्र की प्लेटों के बीच उसने बोला सर बल कैसे निकालेंगे? तो मैंने बोला चलो बल निकाल लेते हैं, प्लेटों के बीच बल ना। तो मैंने उससे बोला ये बताओ अभी जो हम पढ़ के आए हैं वैद्युत स्थिति ऊर्जा, वो क्या पढ़ के आए हैं? तो वो सर हम पढ़ के आए हैं U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, या सर जी U इक्वल टू हाफ QB। मैंने बोला ठीक भाई ये तो हम पढ़ के आए हैं। और मैंने उससे पूछा ये जो स्थितिज ऊर्जा होती थी वो क्या होता था? सर वो कार्य होता था। और मैंने पूछा कार्य क्या होता है? सर जी प्लेटों के बीच बल और गुणे उनके बीच की दूरी यानी कि विस्थापन, ये इनके बीच की दूरी, ये सर जी कार्य होता है। और यही कार्य मैंने पूछा, बीच की दूरी, यही कार्य मैंने पूछा क्या होता है? तो उसने बताया सर जी यही कार्य स्थितिज ऊर्जा होती थी, यानी कि W इक्वल टू में U। तो उसने बोला यस सर W इक्वल टू में U। तो मैंने बोला हम लिख सकते हैं F इंटू में D इक्वल टू में हाफ Q भी। बोला सर क्यों नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने बोला अब तुम्हें निकालना क्या है? मैंने उससे पूछा कि अब तुम्हें बताओ कि तुम्हें निकालना क्या है? सर उसने बोला हमें बल निकालना है। तो मैंने बोला बल निकाल लो, F इक्वल टू हाफ QV अपॉन में D। सर बोला बल निकल गया? मैंने बोला बल निकल गया, एकदम निकल गया, यही बल है। तो क्या सर? बोला यही बल है। तो मैंने बोला अच्छा ये बताओ हमने और क्या पढ़ा था? तो सर हमने पढ़ा था E इक्वल टू V/D। V/D की जगह सर हम E नहीं निकाल सकते हैं? रख सकते हैं, तो रख देते हैं। हो गया, यही बल कार्य करता है प्लेटों के बीच। संधारित्र की प्लेटों के बीच बल क्या करता है? हाफ QE कार्य करता है, हाफ QE कार्य करता है। प्लेटों के बीच जो बल लगता है वो हाफ QE लगता है बच्चों। प्लेटों के बीच कितना बल लगता है? हाफ QE। और थोड़ा सा हम संधारित्र के बारे में बता देते हैं, संधारित्र का प्रयोग कहाँ करते हैं। सारी चीज़ें पूछ लेते, लेकिन थोड़ा जान लीजिए। पंखे में जो कंडेंसर होता है वो कैपेसिटर, वो संधारित्र ही है, एक बार में ऊर्जा देना। संधारित्र का प्रयोग किस में करते हैं? सर संधारित्र का प्रयोग ऊर्जा के संचय करने में, संधारित्र का प्रयोग आवेश को संचय करने में, संधारित्र का प्रयोग आवेश को संचय करने में, ऊर्जा को संचय करने में, और साइंटिस्टों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इतना बहुत काफ़ी आपके लिए, बस जान लीजिए कि ऊर्जा और आवेश दो याद रखिएगा, ऊर्जा और आवेश के संचय करने में संधारित्र का प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ आपका संधारित्र तथा परावैद्युतांक का चैप्टर समाप्त हो गया। बस इसमें एक पॉइंट बचा हुआ है, वान डे ग्राफ जनित्र। वो जो जनित्र है वो इस चैप्टर का भाग नहीं बोल सकते, इस चैप्टर में यही मतलब है, मतलब उसमें कुछ पढ़ना नहीं है। वो एक जनित्र है जिसके बारे में पढ़ना है, तो उसको हम एक स्पेसिफिक कल एक वीडियो लेके आएंगे, उसको पढ़ाएंगे। उसमें एक वान डे ग्राफ जनित्र है जो संधारित्र के सिद्धांत पर ही बना हुआ है। उस जनित्र के बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और उसी के साथ हमारा संधारित्र तथा परावैद्युतांक खत्म हो जाएगा। वो लेक्चर 15 से 10-15 मिनट का होगा, वान डे ग्राफ जनित्र, जो कि पूछा जाता है 7 नंबर में। अगर वो इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि अगर आपको न्यूमेरिकल मान लीजिए बाई चांस नहीं आ रहा है, तो ये सारे जो प्रश्न है जैसे
जैसे वन डे ग्राफ जनित्र हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, अभी ट्रांसफार्मर आप आगे पढ़ेंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चन है अथवा करके आते हैं, एक न्यूमेरिकल आता है और एक अथवा लिखने वाले प्रश्न। तो वहां पे आप वन डे ग्राफ जैसे जनित्र वाले प्रश्न, ट्रांसफार्मर वाले प्रश्न, जैसे सोलर पैनल वाले प्रश्न करके वहां पे नंबर गेन कर सकते हैं, यानी कि आपका नुकसान हम किसी तरीके से नहीं होने देंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड की 12th की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाती है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, उसको भी उठा लें और उठा के हमसे व्हाट्सअप से भी जुड़ जाए, जिससे आपको नोट्स प्राप्त हो जाए। जो वीकली टेस्ट हम लेते हैं, वीकली टेस्ट आप दे सके और सारी सुविधाएं फ्री है। तो चलिए भैया, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।